देखिए, मैं बताऊं कि ये पॉन्जी जो है, इसका नाम पॉन्जी स्कीम क्यों है। चार्ल्स पॉन्जी 1920 में, आज से 104 साल पहले, 104 106 साल पहले अमेरिका में एक इसी तरह की स्कीम शुरू किया और उसने अमेरिकन को कहा कि आप 45 दिन में आप 25% हमसे रिटर्न लीजिए, क्योंकि इंटरनेशनल आर्बिट्राज में हम काम करते हैं। आप हमको पैसा दीजिए, आपको 25% इंटरेस्ट मिलेगा 45 दिन में ही। तो अमेरिकन से लगा दिया उसमें, और वो दुनिया का सबसे बड़ा पॉन्जी स्कीम निकला। बाद में वो अरेस्ट हुआ, जेल गया, और तब से इसका नाम पॉन्जी स्कीम, इसको पिरामिड स्कीम भी कहते हैं, ये फ्रॉड भी कह सकते हैं, स्कैम भी कह सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनली इसको पॉन्जी स्कीम बोला जाता है। उसी चार्ल्स पॉन्जी के नाम पे ये स्कीम बना। अब रही बात इंडिया की, तो इंडिया में अगर मैं बड़े पॉन्जी स्कीम की बात करूं, पिरामिड स्कीम की बात करूं, या इस तरह के स्कैम की बात करूं, तो आपने सुना होगा स्पीक एशिया 4200 करोड़ का था जी। स्पीक एशिया पे हम लोगों ने भी काम किया। मैं उस समय एसटीएफ में तैनात था, मैंने काम करना शुरू किया क्योंकि हमको लग गया ये पॉन्जी स्कीम है। तो जब हम लोगों ने उसके एड्रेसेस निकाले तो पता चला कि उसके एड्रेसेस सिंगापुर में। आप कोई भी जाइए, कोई भी आप फॉर्म रजिस्टर करा दीजिए, एक फॉर्म रजिस्टर कर लिया, ऑपरेशन पूरा यहाँ से हो रहा था। अब वहाँ पे कुछ मीडिया चैनल्स के उस घर पे भी पहुँच गए जहाँ स्पीक एशिया का ऑफिस था, वहाँ कोई था ही नहीं। स्पीक एशिया के साथ हुआ ये कि बड़े बड़े क्रिकेट मैचेस को स्पीक एशिया स्पॉन्सर करता था। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो है फी लेकर के उसको इंडोर्स करते थे कि स्पीक एशिया में पैसा लगाइए। 4200 करोड़ रुपया लगाया। उसी तरह एक राम सर्वे था, वो ठीक उसी के पैटर्न पे कि आप सर्वे करिए, पैसा लीजिए। हमको जानकारी हुई, हम लोगों ने फिर इस पे काम करना शुरू किया और राम सर्वे के खिलाफ कार्रवाई की। उसका पूरा वेबसाइट ही हम लोगों ने बैन करा दिया। वो सर्वर चेंज करता था, उस सर्वर हमको जानकारी हो जाती थी, मैं तुरंत सर्वर वाले को नोटिस देता था, और उसको पता चल गया कि ये जहाँ भागता था वो हमको पता चल जाता था कि अब ये किस सर्वर पे होस्ट हुआ है। उससे बात करके उसको हम लोग ख़त्म करा देते। अब ये उत्तर प्रदेश का जिसमें अभिनव मित्तल है, जिसके खिलाफ हम लोगों ने 240 के करीब मुकदमे कराए। ये 2017 की ही बात है। 3700 करोड़ रुपये का 25-26 साल का लड़का यहीं ग्रेटर नोएडा के एक इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ा था और 3700 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया। उसमें भी यही होगा, विज्ञापन, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, उसके खुद छोटे से बच्चे का बर्थडे था तो उसमें फिल्म एक्ट्रेसेज वहाँ से आई, यहीं जेपी ग्रीन्स में हुआ था, क्योंकि अफराद पैसा है इसमें। अच्छा, इसको अगर आप सामान्य पब्लिक की भाषा में कहें तो टोपी पहनाने की बात होती है। पॉन्जी स्कीम वर्क कैसे करती है? ये तो पॉन्जी स्कीम था, फिर ये डिफरेंट टाइप की पॉन्जी स्कीम्स के बारे में होता है, ये वर्क कैसे करता है? बहुत सही बात है। देखिए, पॉन्जी स्कीम में क्या है कि इसको आप हिंदी में कहिए तो टोपी पहनाना। अब हमने कहा कि भाई आप दीजिए, हम आपको 50% रिटर्न देंगे। अब आप दो लोगों ने पैसा दे दिया, हमारे पास मान लीजिए 100 रुपया आ गया, इनसे 100 रुपया आ गया, 200 रुपया आ गया। हमको अगले महीने कितना देना है? 10%, 20%, क्योंकि हमने कहा कि साल में आपको देंगे। तो हमारा गया 20 रुपया, हमारे पास आया 180 रुपया। अब आपने अपने दोस्त को भी कहा, इन्होंने अपने दोस्त को कहा, और उस दोस्त ने दोस्त को कहा कि अरे यार, ये तो मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, ये तो धड़ाधड़ देखो, हर महीने में अकाउंट में हमारा 20% आ जा रहा है, 25% आ रहा है। ये आग की तरफ फैल जाती है पब्लिक में। पब्लिक इतनी इनोसेंट, निर्दोष होती है कि इन सब पे यकीन कर लेती है। वो यकीन कर लेती है कि काम करने के पैसे मिल रहे हैं, क्लिक करने के पैसे मिल रहे हैं, और फर्जी ये जो ऑनलाइन यूट्यूब पे लाइक करने के पैसे मिल रहे हैं, वो इनोसेंटली विश्वास कर लेती है, क्योंकि उसको पैसा मिलता रहता है हर महीने उसके अकाउंट में। जब ये पॉन्जी स्कीम इतने बड़े लेवल पे चली जाती है, जिसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है और पैसा देना मुश्किल हो जाता है, और धीरे धीरे सुगबुगाहट होने लगती है कि यार ये तो फर्जीवाड़ा है, कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला, कुछ लोगों को मिला नहीं मिला, पुलिस भी एक्टिव हो जाती है। तब अचानक जो पॉन्जी स्कीम का ऑपरेटर होते हैं वो भाग जाते हैं, फिर उनके खिलाफ मुकदमा कायम होता है। मुकदमा कायम होने के बाद सारे बैंक अकाउंट सीज हो जाते हैं। वैसे भी पॉन्जी स्कीम के जितने ऑपरेटर्स हैं, जैसे जैसे पैसा आता है वो पैसा निकालते रहते हैं, और दूसरी जगह, मतलब एक तरह की मनी लॉन्ड्रिंग का ही है। आप पैसा जैसे आया, कुछ तो उसको टोपी पहना दिया, कुछ दूसरे को पैसा देने में लगा दिया 5%, 10%, ताकि लोगों का यकीन बना रहे, और मेजर पैसा वो निकालते जाते हैं और कहीं और इन्वेस्ट करते जाते हैं। जब ये बस्ट करता है, जब ये पॉन्जी स्कीम का भंडाफोड़ होता है, तो पता लगा अकाउंट में पैसा ही नहीं है। जैसे हमको याद है कि अभिनव मित्तल को मैंने जब अरेस्ट किया था, उसके अकाउंट में 3700 करोड़ रुपये आए थे, और केवल बच गया था 600-700 करोड़ रुपये। मतलब उसके बाकी अलग पैसे अलग वो निकाल चुका था। हाँ, और सारा पैसा निकाल चुका था। 3700 करोड़ में 600-700 करोड़ निकालने का मतलब कि कुछ तो
जो और Distribution में चला मेंबर्स गया बाकी। बन रहे हैं उनको पैसा देना है, कुछ बड़े बड़े बंगले और ये खरीदना और गाड़ियां खरीदना और इस तरह के एक्सपेंसेस थे उसके, और इन्वेस्टर को पैसा देना, क्योंकि जब तक इन्वेस्टर को पैसा नहीं देंगे, जब तक आप पैसा देते रहते हैं जब चलता है, अचानक ये भंडाफोड़ होता है तो सब बंद हो जाता है। तो ये होता है, ऐसे करता है पॉन्जी स्कीम। अच्छा सर, एक बात बताइए, जब इतना पैसा किसी एक कंपनी के पास आता है या जाता है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी रखती है गवर्नमेंट। एफआईओ यूनिट की बात हम कर रहे थे अभी, तो जब गवर्नमेंट को नहीं लगता कि इस टाइप का जब ट्रांजैक्शन हो रहा है कुछ गड़बड़ी हो सकती है, देखिए मैं ईमानदारी से जहाँ बताऊं, इतने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या ईमानदारी, ये आरबीआई या सेबी से रेगुलेटेड नहीं होती है? बिल्कुल इन्होंने एक अच्छी बात कही कि कंपनियां क्या करती हैं कि कंपनी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करा लेती हैं, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लिया, इनकम टैक्स से पैन ले लिया, और वो दिखाते हैं कि देखिए ये हमारा कारपोरेट मिनिस्ट्री में मेरा रजिस्ट्रेशन है कंपनी एक्ट के तहत, मेरे पास पैन भी है, अब मेरे पास जीएसटी है। लोगों को यकीन होता है कि ये तो कंपनी है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन अलग चीज़ है और कंपनी के अंदर रह करके बड़ा फ्रॉड करना ये अलग चीज़ है। जहाँ तक आपने बात कहा कि गवर्नमेंट की निगरानी, मैं कहता हूँ गवर्नमेंट की निगरानी अगर ऑनेस्टली बोलिए तो बिल्कुल ही नहीं है। क्यों? जो एसएफआईओ की इन्होंने बात किया है, एसएफआईओ का काम है कि कंपनी एक्ट के तहत अगर कोई वायलेशन है तो एसएफआईओ जांच करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, इसमें सब इन्वॉल्व हैं। ये जो अभिनव मित्तल हैं या स्पी केसिया है या राम सर्वे, इसमें सारी कंपनियों का रोल है। मनी लॉन्ड्रिंग है तो ईडी जांच करेगी, कोई फ्रॉड हो गया है तो पुलिस जांच करेगी, इनकम टैक्स नहीं दिया है, जीएसटी नहीं दिया तो जीएसटी जांच करेगी, इनकम टैक्स का वायलेशन तो इनकम टैक्स अथॉरिटी जांच करेगी। अब बताइए, मतलब क्राइम एक हुआ और उस क्राइम में सारे एंगल इन्वॉल्व हैं। एसएफआई वो 1 साल बाद केस टेकअप करती है। ईडी को जब अगर कोई होगा जो उसके पास अपने वो हैं प्रायोरिटी हैं, वो पता लगा 6 महीने की, 6 महीना, और इनके आते आते तो पैसा सब खत्म हो जाता है, वहाँ से निकल जाता है। पुलिस को इतनी समझ नहीं है, पुलिस को कंपनी एक्ट की समझ नहीं है, पुलिस को मनी लॉन्ड्रिंग में कोई पावर नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग की समझ नहीं है, पुलिस को जीएसटी का काम पुलिस का नहीं है तो जीएसटी की समझ नहीं है। एक बेसिक आइडिया पुलिस के पास होता है तो पुलिस उस तरह से इन्वेस्टिगेशन कर नहीं पाती। और इतना बड़ा डेटा, जैसे मैं बताऊं कि अभिनव मित्तल में 9 लाख इन्वेस्टर्स थे और फॉरेन से भी लोगों ने इन्वेस्ट किया था। इतना बड़ा डेटा की एनालिसिस, उसको ट्रैक करना, उसके फ्लो को देखना, एक्यूज आइडेंटिफाई करना, तो ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। सो मैं आपको बेसिकली लैक एंड कोऑर्डिनेशन इन इन्वेस्टिंग एजेंसीज में इसका भी एक कारण है। बिल्कुल बिल्कुल। और कानून इतना हल्का है, मैं आपको बताऊं कि एक ही कानून है इसके लिए, उसको बोलते हैं मनी सर्कुलेशन स्कीम। ओके, कि मनी को सर्कुलेट, और उसमें मैक्सिमम सजा 3 साल का। मतलब उस आदमी को कोर्ट कहती है कि आप थाने पे ही जाए तो बेल आउट करिए, उसका पूरा राइट है कि थाने से ही बेल आउट होगा। अगर थाने ने कोर्ट भेज दिया तो कोर्ट कभी कभी ये भी ऑब्जेक्शन करता है कि ये तो मनी सर्कुलेशन भले 3700 करोड़ का है, लेकिन ये तो मनी सर्कुलेशन के तहत आपने वो किया है, इसको जेल कैसे भेज रहे हो। अब देखिए 3700 करोड़ का घोटाला, अगर कोई गन पॉइंट पे आपसे 5000 रुपया ले लेता है तो सारे एसपीज, डीआईजी, आईजी सब आ जाते हैं उस घटनास्थल पे। 3700 करोड़ का स्कैम हुआ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक सब इंस्पेक्टर अपॉइंट कर दिया जाता, वो जांच करता रहता। क्यों? कि साइबर फ्रॉड या इकोनॉमिक ऑफेंस ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में है ही नहीं। आप देख लीजिए कितने बड़े बड़े क्रिमिनल्स, इकोनॉमिक ऑफेंडर्स विदेशों में हैं, और कोई 12,000 करोड़, कोई 18,000 करोड़, कोई 17,000 करोड़ लेकर अब विदेशों में बाकायदे घूम रहे हैं, बाकायदे बड़ी बड़ी कंपनियां रन कर रहे हैं वहाँ से। आज तक कोई आ पाया है इंडिया में? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट की प्रायोरिटी ही नहीं है, और इसी के वजह से हमारी भारतीय की और अर्थव्यवस्था भी चौपट हो रही है। इसलिए कि ये प्रायोरिटी भी नहीं है हमारे।